हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजरीज के बारे में। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोरेंसिक का, जो हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। 10 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजरी में क्लासिफिकेशन ऑफ द मैकेनिकल इंजरी बेस्ड ऑन द फोर्स इन्वॉल्व। फोर्स इन्वॉल्व के मतलब क्या हो सकते हैं? ब्लंट फोर्स हो गया। ब्लंट फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आप गिर गए रोड के ऊपर, वो भी एक ब्लंट फोर्स ही है। और कोलिजन हो गया, मतलब दो आदमी चल रहे हैं और आपस में भिड़ गए। या मान लो आपको किसी ने हैमर से मार दिया, हैमर या ईंट से मार दिया, ईंट ब्रिक, या किसी पत्थर से मार दिया, समझ में आ रही है? किसी पाइप से मार दिया आपको, या लकड़ी से मार दिया। ये सब क्या है? ब्लंट फोर्स है। तो उसकी वजह से कौन कौन सी इंजरी हो सकती है? सबसे पहले हो सकती है एब्रेजन, मोस्ट कॉमन इंजरी है। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है एब्रेजन इंजरी की। आगे पढ़ाऊंगा, एब्रेजन पढ़ाऊंगा तब। एब्रेजन के अंदर क्या होता है? ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व, ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है इसमें। और कंट्यूजन के अंदर क्या होता है? ओनली डर्मिस इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या होता है? कंट्यूजन में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसके अंदर? डर्मिस के अंदर। समझ में आ रही है? तो वहां पे क्या हो जाएगा? डिस्कलरेशन हो जाएगा उस एरिया में जिसके जहां पर कंट्यूशन होगा। और एब्रेशन का मतलब क्या होता है? स्क्रैच हो जाता है एपिडर्मिस लेयर के अंदर। स्क्रैच का मतलब हिंदी में क्या होता है? छिल जाना, मतलब वो जगह छिल गई। और क्या हो सकता है? लेसरेशन। लेसरेशन में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती है। और एक हो सकता है ब्लंट फोर्स का एग्जाम्पल फ्रैक्चर। मान लो दो पर्सन आपस में भिड़ गए और वो फोर्स थोड़ी ज्यादा थी, उसकी वजह से क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। या मान लो आप किसी चीज से जाके टकरा गए, जैसे मान लो पत्थर से जाके टकरा गया, आप गिर गए और पत्थर से जाके आपका पेट टकरा गया। पत्थर क्या है? ब्लंट फोर्स है। उसकी वजह से आपको क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। अब होता है शार्प फोर्स। शार्प फोर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? सर्जिकल ब्लेड, या जो ब्लेड अपन काम में लेते हैं घर में वो, या अपन घर में चाकू काम में लेते हैं, नाइफ। नाइफ के दो एंड होते हैं, एक तो होता है पॉइंटेड एंड, आगे वाला एंड कैसा होता है? ये एंड है, ये तो पॉइंटेड है नाइफ का। और एक एंड होता है ये वाला शार्प एंड। तो शार्प एंड से कौन सी इंजरी हो सकती है? इंसाइज वुंड इंजरी और चॉप वुंड इंजरी। और पॉइंटेड एंड से हो सकती है स्टेप वुंड इंजरी। मान लो इस एंड को आपने किसी के पेट में घुसा दिया, तो वो कौन सी इंजरी होगी? स्टेप वुंड। और एक हो सकती है फायर आर्म इंजरी। तो ये तो होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फोर्स इन्वॉल्व। ब्लंट फोर्स हो रहा है एब्रेजन, कंट्यूशन, लेसरेशन, फ्रैक्चर। एब्रेजन क्या है? स्क्रैच है इन द एपिडर्मिस लेयर, ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है। कंट्यूशन के अंदर ओनली डर्मिस इन्वॉल्व होती है। और लेसरेशन में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती है। और फ्रैक्चर के अंदर क्या हो रहा है? फ्रैक्चर हो जाएगा बोन का, अगर मान लो ब्लंट फोर्स बहुत ज्यादा स्पीड से आके टकराती है और ज्यादा फोर्स से आके टकराती है, तो उससे क्या हो सकता है? फ्रैक्चर। शार्प फोर्स से हो सकता है इंसाइज वुंड और चॉप वुंड। और पॉइंटेड एंड से हो सकता है स्टेप वुंड। और फायर आर्म से हो सकती है अलग अलग तरह की इंजरी। फायर आर्म इंजरी अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रही है? अब अपन पढ़ते हैं एब्रेजन के बारे में। एब्रेजन पढ़ने से पहले अपन कुछ इमेजें देख लेते हैं कि एब्रेजन कैसा दिखता है, कंट्यूजन कैसा दिखता है। एक बार अपन इमेज देख लेते हैं ना। ये रहा एब्रेजन। क्या है ये? एब्रेजन है। देखो क्या हो रहा है? पेशेंट स्क्रैपिंग हो गई। क्या हो गई? स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग हो गई, या क्या कह सकते हो आप? एक तरीके से छिल गया। हिंदी में से बोलोगे छिल गया या स्क्रैपिंग हो गई, इंग्लिश में स्क्रैपिंग। एब्रेजन का मतलब ही इंग्लिश में क्या होता है? स्क्रैपिंग। एब्रेव का मतलब होता है स्क्रैपिंग इंग्लिश में मतलब। तो ये क्या ओनली एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करती है। समझ में आ गई? एक और इमेज देखते हैं अपन एब्रेजन। ये देखो एक और इमेज है एब्रेजन की। ये देखो, इसमें भी क्या हो रही है? स्क्रैपिंग हो रही है। कैसे भी हो सकती है? मान लो पेशेंट रोड पे गिर गया, या किसी ऐसे ब्लंट ट्रॉमा से टकरा गया जिसकी वजह से क्या हुआ? उसकी पेशेंट की स्किन स्किन क्या हो गई? स्क्रैप हो गई, यानी कि हट गई उस जगह से एपिडर्मिस की लेयर। ओनली एपिडर्मिस की लेयर हटी है, तो वो क्या है? एब्रेजन है। अब कंट्यूजन देखते हैं। ये रहा कंट्यूजन। कंट्यूजन के अंदर क्या हो रहा है? ओनली डर्मिस का इन्वॉल्व हो रहा है, एपिडर्मिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है?
एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए डर्मिस में प्रेजेंट होती है ओनली ब्लड वेसल, द एपिडर्मिस में प्रेजेंट नहीं होती। तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो गई, क्योंकि डर्मिस के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स वो इंजर्ड हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा किसमें, डर्मिस लेयर के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा उस एरिया में। इस एरिया में क्या हो गया, डिस्कलरेशन। समझ में आ गई? अब अपन पढ़ते हैं एब्रेजन के बारे में। एब्रेजन का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ एब्रेजन इज स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, उस एरिया की स्किन या एपिडर्मिस लेयर क्या हो गई, छिल गई या हट गई, वहां से स्क्रैप हो गई। समझ में आ रही है? उसको कहते हैं स्क्रैपिंग। तो मीनिंग क्या होता है, स्क्रैप। ये क्या है, मोस्ट कॉमन इंजरी होती है कौन सी, एब्रेजन। मोस्ट कॉमन इंजरी होती है एब्रेजन। मोस्ट कॉमन का मतलब क्या है कि हर एक आदमी को जिंदगी में कभी ना कभी क्या हुई होगी, एब्रेजन इंजरी हुई होगी। किसी ना किसी लाइफ के ऐसे फेज में कभी ना कभी तो इंजरी होती है किस पर्सन को, एब्रेजन। ऐसा कोई पर्सन नहीं होता मेरे ख्याल से, अगर वो ऐसा कह रहा है कि उसको एब्रेजन नहीं हुआ, तो इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहा है, या वो बहुत ही रेयर पर्सन है, मतलब अलग ही आदमी है, उसको कभी लगी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कभी रोड पे नहीं गिरा होगा, जब पहली बार चलना सीखा होगा या साइकिल चला रहा होगा, कभी ना कभी रोड पे तो गिरेगा। और रोड क्या है, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है। उससे कौन सी ट्रॉमा हो रही है, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। और उससे क्या होगा, स्क्रैपिंग हो जाएगी एपिडर्मिस की, और पेशेंट को एब्रेजन हो जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन इंजरी है। और ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इंजरी है। किस पर्सपेक्टिव से, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंस इंजरी है। कैसे? क्योंकि बहुत सारी चीजें बताती है अपन को कि पेशेंट की डेथ कब कैसे हुई थी। एब्रेजन के पैटर्न से पता लग सकता है कि पेशेंट को किस तरीके से डेथ हुई है पेशेंट की। मान लो प्रेशर एब्रेजन है पेशेंट के गले पे। प्रेशर एब्रेजन क्या है, कि एब्रेजन का टाइप है। प्रेशर एब्रेजन है पेशेंट के गले के ऊपर, तो अपन उससे ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की इंजरी शायद फांसी लगाने की वजह से हो सकती है, या किसी ने उसका गला घोटा है किसी भी तार से या रस्सी से। क्योंकि वहां पे क्या बना हुआ है, रस्सी का पैटर्न बना हुआ है, रस्सी या तार का पैटर्न बना हुआ है, और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अपन उस पैटर्न से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी इंजरी हुई है। समझ में आ रही है? तो एब्रेजन क्या है, मेडिकल लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट सिग्निफिकेंट है। समझ में आ गई, मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब ना एब्रेजन है ना, दो तरीके की फोर्स से हो सकता है। ब्लंट फोर्स के अंदर भी दो तरीके की फोर्स हो सकती है। ब्लंट फोर्स से तो हो ही रहा है एब्रेजन, अपन को पता है, लेकिन ब्लंट फोर्स में भी दो तरीके की फोर्स हो सकती है। जैसे ये मान लो एपिडर्मिस है, और ये क्या है, डर्मिस। ये है डर्मिस, ये है एपिडर्मिस। अब फोर्स क्या कर रही है, टेंजेंशियली, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन लेयर स्क्रैप हो गई, यहाँ की छिल गई स्किन लेयर। तो एक तो टेंजेंशियल फोर्स हो सकती है, कॉजेज स्क्रैपिंग। स्पेलिंग सही कर लेना, स्क्रैपिंग की गलत लिखी हुई है, स्क्रैपिंग आ रहा है, कॉजेज स्क्रैपिंग इंजरी। एग्जाम्पल स्क्रैच और ग्रेज। समझ में आ रही है? ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स। एक हो सकता है परपेंडिकुलर फोर्स, ये परपेंडिकुलर फोर्स है और ये टेंजेंशियल फोर्स है। तो परपेंडिकुलर फोर्स से कौन सी इंजरी हो सकती है, प्रेशर एब्रेजन। समझ में आ रही है? और टेंजेंशियल फोर्स हो सकती है स्क्रैच और ग्रेज। समझ में आ गई? दो तरह की फोर्स हो सकती है, ब्लंट फोर्स में भी दो तरह की फोर्स होगी। एक तो हो गई टेंजेंशियल फोर्स, एक हो गई परपेंडिकुलर फोर्स। तो कॉजेज बाय टू फोर्सेस। समझ में आ गई? अब एब्रेजन के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे। अब कुछ और पॉइंट में क्या आ सकता है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको एक चीज कि इसमें ओनली डर्मिस इन्वॉल्व होती है, ओनली डर्मिस लेयर इन्वॉल्व। याद रखना है, ओनली डर्मिस लेयर इन्वॉल्व है। अब आपको पता है, डर्मिस नहीं, ओनली एपिडर्मिस। ये याद रखना, गलती हो गई यहाँ पे, ओनली एपिडर्मिस आएगा यहाँ पे, डर्मिस आता है कंफ्यूजन में। ओनली एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व। अब एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व हो रही है ओनली, अपन को पता है एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो नो ब्लीडिंग।
और क्या होगा इसके अंदर, नो स्कार फॉर्मेशन, कोई निशान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डर्मिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है। और ऑल एब्रेजन, जितने भी एब्रेजन होते हैं, आर सिंपल हर्ट। सिंपल हर्ट का मतलब क्या है? ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते ज्यादातर एब्रेजन, एक्सेप्ट कॉर्नियल एब्रेजन, मतलब कोई डिसेबिलिटी नहीं करते। ऐसा थोड़ी होता है आपके कहीं एब्रेजन हुआ और उसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे, ऐसा तो नहीं होता। चल भी पाओगे, सारे काम कर पाओगे, लेकिन कॉर्नियल एब्रेजन में क्या होगा, इम्पेयर विजन, विजन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। एंड हेंस इट इज एन ग्रेवियस हर्ट। आगे पढ़ाऊंगा ग्रेवियस हर्ट क्या होता है, एन आएगा, ए आएगा, इट इज ए ग्रेवियस हर्ट। समझ में आ रही है? ऑल एब्रेजन क्या होते हैं? सिंपल हर्ट होते हैं, लेकिन कॉर्नियल एब्रेजन में क्या हो रहा है? डिसेबल हो रहा है पेशेंट, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को दिखाई देने में कमजोरी आ रही है। तो ये क्या है? ग्रेवियस हर्ट है कॉर्नियल एब्रेजन। बाकी सब नॉर्मल एब्रेजन के अंदर क्या होता है? ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसकी वजह से पेशेंट डिसेबल हो जाए। अब पेशेंट को कॉर्नियल एब्रेजन की वजह से दिखाई देना कम हो रहा है, इसलिए ग्रेवियस हर्ट है। केवल एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना। समझ में आ गई? तो ये तो हो गया एब्रेजन के कुछ पॉइंट। अब अपन पढ़ते टाइप्स ऑफ एब्रेजन के बारे में। टाइप ऑफ एब्रेजन में पहला टाइप है स्क्रैच और स्कारप एब्रेजन। क्या है स्क्रैच और स्कारप एब्रेजन? इसमें क्या होता है? इंजरी विथ पिन, थ्रॉन और नेल रिजल्ट इन स्कार एब्रेजन। इसके अंदर क्या होता है? स्क्रैच और स्कारप एब्रेजन में टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं अपन, उसकी वजह से क्या होता है? स्क्रैच आ जाता है स्किन के ऊपर, स्क्रैच और स्कार्च आ जाता है स्किन के ऊपर, यानी कि स्किन छिल जाती है। जैसे मान लो ये है पिन, और ये पिन का पॉइंटेड एंड है। इससे क्या किया आपने? टेंजेंशियल फोर्स लगाई, टेंजेंशियल फोर्स इंजरी होगी इसकी वजह से, तो वहां पे क्या आ जाएगा? लीनियर स्कार, सिंगल लाइन स्कार आ जाएगा ऐसे। क्योंकि पिन क्या करेगा? सिंगल लाइन बनाएगा स्कार्स की, क्योंकि पिन का सरफेस एरिया क्या है? स्मॉल है, स्मॉल सरफेस एरिया है, तो केवल एक स्क्रैच आएगा सिंगल लाइन की फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा बहुत बड़ा स्क्रैच आएगा, एक सिंपल लाइन आएगी स्क्रैच की। सिंपल लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि पिन क्या है? सरफेस एरिया बहुत कम है पिन का, तो वो क्या करेगा? सिंपली एक लाइन बनाएगा स्क्रैच की। और किससे हो सकता है? नेल से हो सकता है। नेल का भी सरफेस एरिया कम होता है, तो ये क्या बनाएगा? सिंगल स्क्रैच लाइन बनाएगा स्किन के ऊपर ऐसे। जैसे ये एपिडर्मिस है, तो इसके ऊपर सिंगल स्क्रैच आएगा, सिंगल लाइन स्क्रैच। समझ में आ रहा है? और किससे हो सकता है? जो चक्कू होता है, यानी कि नाइफ, नाइफ का पॉइंटेड एंड होता है, नाइफ के पॉइंटेड एंड से भी क्या हो सकता है? सिंगल लाइन स्क्रैच हो सकता है। तो स्क्रैच के अंदर क्या हो रहा है? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपन, उसकी वजह से स्क्रैच आ रहे हैं, सिंगल लाइन स्क्रैच आ रहे हैं। किसके ऊपर? एपिडर्मिस के ऊपर, क्योंकि एब्रेजन है तो एब्रेजन केवल एपिडर्मिस तक रहता है। अब इसको अपन फोटो पे देख लेते हैं एक बार कि स्क्रैच कैसा दिखता है। ये देखो, ये रहा स्क्रैच। क्या है? स्क्रैच। इसके अंदर क्या हो रहा है? मान लो किसी से भी हो सकती है, मैंने क्या क्या बताया था? पिन, थ्रोन, थ्रोन यानी कांटा, कांटे होते हैं ना उनसे, पेड़ के ऊपर जो कांटे होते हैं, थ्रोन, पिन, या टिप ऑफ नाइफ, या टिप ऑफ पेन। तो इसकी वजह से क्या होंगे? सिंगल लीनियर स्क्रैच हो जाएंगे स्किन के ऊपर। ये देखो, जिसका सरफेस एरिया क्या है? बहुत कम है। क्यों है सरफेस एरिया कम? क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है? टिप ऑफ पेन, टिप ऑफ निप, जिनका सरफेस एरिया कम है, तो सिंगल स्क्रैच आएगा लाइन की फॉर्म में, ऐसे लाइन की फॉर्म में स्क्रैच आएगा। तो ये तो हो गया स्क्रैच। तो एक टाइप हो गया स्क्रैच। अब आता है ग्रेज एब्रेजन। क्या आता है? ग्रेज एब्रेजन। ये क्या है? मोस्ट कॉमन एब्रेजन है। इसके अंदर भी फोर्स कैसी हो रही है? टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रही है। लेकिन जो टेंजेंशियल फोर्स स्क्रैच में अप्लाई हो रही थी, वो कम सरफेस एरिया पे अप्लाई हो रही थी, तो सिंगल लाइन बन रही थी स्क्रैच की। अब ये क्या है? ज्यादा सरफेस एरिया पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, तो क्या होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन स्किन एंड टफ सरफेस। टफ सरफेस कौन से हो सकता है? जैसे मान लो आदमी चल रहा है, रोड के ऊपर गिर गया,
अब रोड किसकी बनी हुई रहती है? ग्रेवल की बनी हुई रहती है, इसमें पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा है उसकी, तो स्किन जब फ्रिक्शन से टकराएगी तो फिर क्या आ जाएगा, ग्रेज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा पर्सन की बॉडी के ऊपर? ग्रेज एब्रेशन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि रोड का सरफेस एरिया टिप ऑफ पिन से ज्यादा होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो एरिया ज्यादा कवर होगा एब्रेजन में, ऐसे। और उसके अंदर केवल सिंगल लाइन आ रही थी स्क्रैच के अंदर, ऐसी सिंगल लाइन, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, ऐसे ज्यादा एरिया कवर होगा इसके अंदर ग्रेज एब्रेजन में, और उसके अंदर केवल सिंगल लाइन आ रही थी। ज्यादा एरिया क्यों कवर हो रहा है? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है फोर्स का, इंजरी का, क्योंकि रोड का सरफेस एरिया ज्यादा है पेन ऑफ टिप की या टिप ऑफ पिन से। समझ में आ रही है? और इसको क्या कह सकते हैं, ग्रेवल रेस, स्लाइडिंग एब्रेजन, रोड एब्रेजन। स्लाइडिंग एब्रेजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादातर कैसे होता है, मान लो आदमी चल रहा है, फिसल गया रोड के ऊपर और लग गई उसको, तो स्लाइड करके लगी ना, स्लाइड करा था वो रोड पे, उसकी वजह से उसको क्या होगी, ग्रेज एब्रेजन। और रोड एब्रेजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर आदमी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गिरता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन का क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और वो रोड पे गिर जाता है, और रोड पे क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा है, जब स्किन फ्रिक्शन वाली सरफेस से टकराएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेज एब्रेजन। तो आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इसका एग्जांपल है। ये हो गए दो एग्जांपल एब्रेजन के। अब पढ़ते तीसरा एग्जांपल, प्रेशर एब्रेजन। प्रेशर एब्रेजन में क्या हो रहा है, अभी तक अपन ने दो एब्रेजन पढ़े थे, स्क्रैच और क्या पढ़ा था अपन ने, ग्रेज एब्रेजन। इसमें क्या हो रही थी, फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स थी। अब इसके अंदर क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर एक्टिंग ऑन द स्किन सरफेस, ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है इंजरी के लिए फोर्स। उसकी वजह से क्या होगा, क्रशिंग हो जाएगी टिश्यू की, यानी कि टिश्यू की क्रशिंग होगी एपिथेलियम की, क्योंकि एपिडर्मिस तक रहता है तो इसके अंदर क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम होगी। फोर्स इज लेस बट अप्लाइड फॉर लॉन्गर टाइम। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो इंजरी के लिए जो फोर्स लग रही है, इंजरी के लिए जो फोर्स लग रही है वो लेस होगी, मतलब वो लेस पावरफुल होगी, बट अप्लाइड फॉर लॉन्गर टाइम, लेकिन वो ज्यादा देर तक अप्लाई रहेगी। जैसे मान लो लाइगेचर मार्क, जैसे मान लो किसी पर्सन ने किसी को मारने के लिए उसका गला घोटा, तो वो कम से कम 10-15 5-6 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए उसका गला घोटेगा। अब फोर्स क्या है उसके अंदर, लेस है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। समझ में आ रही है? ऐसे ही होता है शू बाइट, जब आप नए नए जूते लाते हो तो एक लिस्ट टेंडन होता है जो अपना, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, प्रेशर एब्रेजन हो जाता है, क्योंकि नए नए जूतों में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है और फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई होता है टिश्यू के ऊपर, तो वहां पे एक लिस्ट टेंडन के आसपास की स्किन पे क्या होगा, एब्रेजन हो जाएगा, प्रेशर एब्रेजन। उसके अंदर क्या होता है, आप जूते कई दिनों तक पहनते हो तब जाके होती है वो एब्रेजन। ऐसे थोड़ी होता है आज जूता पहना और शाम को आपको एब्रेजन हो गई, या 1 घंटे या 10 मिनट में हो गई। आपको कम से कम 10-15 घंटे का टाइम चाहिए उस फोर्स को वहां पे एब्रेजन करने के लिए, शू बाइट के अंदर। समझ में आ रही है? तो इसके बोलते हैं प्रेशर एब्रेजन। एक होता है इम्प्रिंट अब्रेजन, आल्सो नाउन एज इम्पैक्ट अब्रेजन। इम्पैक्ट का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो और आपके पैर के ऊपर से एक भारी गाड़ी निकल गई, जैसे 4 व्हीलर निकल गई आपके पैर के ऊपर से। अब उसका जो फोर्स है वो तो लार्जर है, क्योंकि गाड़ी बहुत भारी होती है तो उसका फोर्स लार्जर है, बट उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 2-3 सेकंड के लिए ही उसका इम्पैक्ट होता है अपनी बॉडी के ऊपर। उस इम्पैक्ट क्या होगा, लेस पीरियड का होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट अब्रेजन। क्योंकि ये मेनली किस पे डिपेंड कर रही है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रही है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से इंजरी हो रही है आपको। आल्सो कॉजेज क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम, इसमें भी क्रशिंग हो रही है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो लार्जर है और टाइम पीरियड कम है। उसके अंदर फोर्स तो कम है और टाइम पीरियड ज्यादा है, किसमें, प्रेशर एब्रेजन में। इसका एग्जांपल हो गया टायर मार्क, जैसे टायर निकल जाता है पैर के ऊपर से, वो इसका एग्जांपल है। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं अपन पैटर्न एब्रेजन। पैटर्न एब्रेजन का मतलब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक पैटर्न बन जाएगा इंजरी का, मतलब निशान छोड़ देगी इंजरी घाव के ऊपर, घाव के ऊपर इंजरी निशान छोड़ देगी। जिस भी चीज से इंजरी हो रही है
उस चीज का निशान रह जाएगा घाव के ऊपर, यानी कि एब्रेजन के ऊपर। यहाँ पे घाव क्या है, एब्रेजन, और जिस चीज से इंजरी होगी उसका निशान रह जाएगा, जैसे बाइट मार्क या लाइगेचर मार्क। अब लाइगेचर मार्क इसका एग्जांपल बताया था मैंने प्रेशर एब्रेजन का। अब जब प्रेशर एब्रेजन एक पैटर्न छोड़ जाएगा, जैसे मान लो आपने किसी पर्सन ने किसी का गला घोटा रस्सी से, तो उस रस्सी का पैटर्न बन जाएगा। अब वो क्या है, प्रेशर एब्रेजन है, जब वो गला घोटेगा तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा इंजरी का, तो वो क्या हो गया, प्रेशर एब्रेजन का टाइप हो गया। समझ में आ रही है? लेकिन उसकी वजह से एक पैटर्न बन रहा है, उस प्रेशर एब्रेजन की वजह से उस रस्सी का पैटर्न बन जाएगा, वहां पे रस्सी का निशान दिखेगा आपको गले पे, तो प्रेशर एब्रेजन तब क्या कहलाएगा, पैटर्न एब्रेजन कहलाएगा, तब वो प्रेशर एब्रेजन। समझ में आ रही है? प्रेशर और इम्प्रिंट एब्रेजन शोइंग द पैटर्न ऑफ वेपन यूज। जब इम्प्रिंट और प्रेशर एब्रेजन पैटर्न शो करने लग जाए जिस वेपन को यूज करे उसका, तब वो क्या कहलाएगा, पैटर्न एब्रेजन कहलाएगा। तो पैटर्न एब्रेजन क्या है, एक तरीके का सब टाइप है किसका, प्रेशर और इम्प्रिंट एब्रेजन का। जब वो पैटर्न शो कर छोड़ जाएगा, जिस चीज से इंजरी हुई है उस चीज का पैटर्न रह जाएगा वहां पे, तब उसको बोल देंगे पैटर्न एब्रेजन। समझ में आ गई? अब अपन पढ़ते हैं एजिंग ऑफ द एब्रेजन, मतलब एब्रेजन धीरे धीरे टाइम के साथ कैसे हील होता है, टाइम के साथ एब्रेजन कैसे हील होता है, उसका कलर चेंज होता है टाइम के साथ साथ। पहले कुछ और कलर था, फिर जैसे वो हील होता रहेगा उसका कलर चेंज होता रहेगा। अब ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं हीलिंग ऑफ एब्रेजन, इससे ये पता लगा सकते हैं, मान लो अभी ये कलर है, तो ये इतने दिन पहले इसको चोट लगी होगी, तो इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हो गई। जैसे मान लो उसका कलर रेड है, तो रेड का एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा, भाई इसके लगने के 2 दिन बाद ऐसा कलर होगा। मान लो ब्राउन हो रहा है, तो ब्राउन का कलर लगने के कुछ दिन बाद होगा, तो अपन को आइडिया हो जाएगा भाई इस पेशेंट को लगे हुए इतने दिन हो गई, इस इंजरी को इतने दिन हो गए। समझ में आ रही है? भाई इस इंजरी को इतने दिन हो गए, क्योंकि अपन एब्रेजन के कलर से पता लगा सकते हैं कि वो कितने दिन का पुराना घाव है। समझ में आ रहा है? एजिंग ऑफ एब्रेजन में क्या है, इसमें क्या करेंगे अपन, टू आइडेंटिफाई टाइम सिंस इंजरी। टाइम सिंस इंजरी से क्या मतलब है, अपन ये पता लगा सकते हैं कि इंजरी कब हुई थी मरीज को। समझ में आ रही? कलर देख के एब्रेजन का मतलब, मान लो एब्रेजन का रेडिश कलर है, तो इसका मतलब इंजरी को 12 घंटे से ज्यादा हो गया, तो अपन टाइम बता सकते हैं। तो इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हो गया कि अपन टाइम बता सकते हैं इंजरी का कब हुई थी पेशेंट को। समझ में आ रही है? इससे अपन ये कर सकते हैं, जैसे मान लो पेशेंट झूठ बोल रहा हो कि उसको इंजरी 1 दिन पहले हुई थी, लेकिन उसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है, तो इसका मतलब पेशेंट झूठ बोल रहा है, उसका कलर रेडिश ब्राउन है, तो इसका मतलब उसको 2-3 दिन पहले हुई थी, 1 दिन पहले नहीं हुई। तो अपन उसका टाइम सिंस इंजरी पता लगा सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम कलर देख के। तो ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हो गया। अब ये कलर चेंज कैसे होता है वो देख ले। अब्रेव्ड स्किन, मतलब जिस स्किन में एब्रेजन हुआ है उसके अंदर क्या होता है, स्केप फॉर्मेशन होता है। स्केप क्या होता है, ड्राई लिम्फ होता है, सूखा हुआ लिम्फ। अब सूखा हुआ लिम्फ होता है। एज एब्रेजन हील कलर ऑफ स्केप आल्सो चेंज, और स्केप का क्या होगा, कलर भी चेंज होगा जैसे एब्रेजन हील होगा। बेस्ड ऑन कलर ऑफ स्केप एज ऑफ एब्रेजन इज डिटरमाइंड, जिस हिसाब से कलर होगा उस हिसाब से डिसाइड की जाएगी एब्रेजन की। ये फिक्स है, ये याद करना पड़ेगा अपन को। इसका निमोनिक याद कर लो, ट्रिपल आर ट्रिपल बी, ट्रिपल आर ट्रिपल बी याद कर लो, उससे याद कर लेंगे। आर से हो गया रा, फिर आर से हो गया रेडिश स्केप, आर बी से हो गया रेडिश ब्राउन स्केप, बी से हो गया ब्राउन स्केप, बी से हो गया फिर ब्लैक स्केप। अगर रो है तो इसका मतलब क्या है, 12 घंटे से कम टाइम हुआ है। अगर रेडिश स्केप है तो इसका मतलब 12 घंटे से ज्यादा हो गया, और रेडिश ब्राउन स्केप है तो 2-3 दिन हो गए। तो अपन टाइम से इंजरी पता लगा सकते हैं। समझ में आ रही है? और क्या पता इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ऑल एब्रेजन हील विद इन 1 वीक। सारे एब्रेजन क्या होंगे, 1 वीक के अंदर बढ़ जाते हैं, यानी कि हील हो जाते हैं। समझ में आ गई? अब अपन पढ़ते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है एब्रेजन की। समझ में आ गई? अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है एब्रेजन की, वी कैन आइडेंटिफाई टाइम्स ऑफ इंजरी, ये अपन ने पढ़ लिया। क्वेश्चन आता है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एब्रेजन। मैनर ऑफ इंजरी भी पता लगा सकते हैं अपन कि होमिसाइडल है या एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है। कैसे?
होमिसाइडल में क्या हो सकता है, थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग में क्या होता है, गला घोट के मारना है, सिंपल लैंग्वेज में, बाद में ढंग से पढ़ेंगे। थ्रोटलिंग में क्या होता है, गला घोट के पेशेंट को मारना। तो जब गला घोटेगा पेशेंट का, तो यहाँ पे क्या होंगे, निशान आ जाएंगे किसके, नाखूनों के, स्क्रेच आ जाएंगे नाखूनों के। कहाँ पे, गले पे क्या आ जाएंगे, स्क्रेच मार्क्स आ जाएंगे नाखूनों के, नेल्स के। कहाँ पे, गले के ऊपर। समझ में आ गई। तो अपन को ये पता लग सकता है कि इसको पेशेंट को गला घोट के मारा गया था शायद, क्योंकि यहाँ पे नाखूनों के निशान आ रखे हैं। और क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल। अपन ने पढ़ाया था कि ग्रेज एब्रेजन किस में प्रेजेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। तो अपन एब्रेजन को देख के कह सकते हैं कि इसको ग्रेज एब्रेजन हुआ है, शायद इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ होगा। समझ में आ रही है। सुसाइडल, समझ में आ रही है। सुसाइडल भी पता लगा सकते हैं कैसे, कई लोग क्या करते हैं, हाथ पे जो वेन होती है उसको काट देते हैं यहाँ पे, सुसाइड करने के लिए। तो वो एक बार में नहीं करती, कई सारे अटेम्प्ट करते हैं वो, क्योंकि डर लगता है नस काटने में हाथ की। तो बहुत सारे अटेम्प्ट करेंगे, इस वेन को काटने के अंदर बहुत सारे अटेम्प्ट करेंगे, तो कई सारे आपको स्क्रैच मार्क्स दिखेंगे यहाँ पे। समझ में आ रही है ना। तो अपन ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट अपने हाथ की नस, अपने हाथ की वेन को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस डर के कारण उससे एक बार में नहीं कटी। तो उसके यहाँ पे कई सारे निशान मिलेंगे साथ में। समझ में आ रही है। तो सुसाइडल भी पता लगा सकते हैं अपन। और सीन ऑफ क्राइम भी पता लगा सकते हैं बाय इंस्पेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी फाउंड इन एब्रेजन। अब एब्रेजन के पास में कौन सी फॉरेन बॉडी पड़ी है, उससे ये पता लगा सकते हैं कि सीन ऑफ क्राइम कहाँ पे हुआ होगा। जैसे पता चला कि एब्रेजन के ऊपर फंगाई है या एलगी है, एलगी है या फंगाई है, तो इसका मतलब उसको पानी के आसपास मारा था, या पानी के आसपास इसकी इंजरी हुई थी, क्योंकि उसके एब्रेजन पे क्या है, एलगी है। और एलगी मोस्ट कॉमनली कहाँ पाई जाती है, पानी के आसपास। समझ में आ रही है। तो सीन ऑफ क्राइम भी पता लगा सकते हैं, अगर एब्रेजन के ऊपर मान लो एलगी है, या एब्रेजन के ऊपर कई सारी फॉरेन बॉडी हो सकती है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेगी, तो उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि उसको कई सीन ऑफ क्राइम कहाँ पे था। समझ में आ रही है। अब एक और चीज देखते हैं, अब एक चीज देखते हैं, एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम एब्रेजन में क्या अंतर होता है। पोस्टमार्टम एब्रेजन का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, एब्रेजन मरने के बाद भी हो जाते हैं पेशेंट की बॉडी में। समझ में आ रही है। ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की हैंडलिंग ढंग से नहीं की, ड्यू टू इम्प्रॉपर बॉडी हैंडलिंग। जब बॉडी को उठा रहे थे या उसको लेके जा रहे थे घर पे, तो उसके उस टाइम पे क्या हो गए, एब्रेजन हो गए बॉडी के ऊपर, मरने के बाद एब्रेजन हुए हैं। और एंटीमोर्टम का मतलब क्या है, एब्रेजन बॉडी के ऊपर मरने से पहले हुए थे, मतलब मरने से पहले जो एब्रेजन हुए थे वो तो हो गए एंटीमोर्टम, और जो मरने के बाद हुए वो हो गए पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम एब्रेजन का कारण क्या है, ड्यू टू पुअर हैंडलिंग ऑफ द बॉडी। ड्यू टू पुअर हैंडलिंग ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी को ढंग से हैंडल नहीं किया गया, मरने के बाद उसको ढंग से नहीं रखा गया, उसको ऐसी जगह रख दिया जहां पे उसको एब्रेजन हो गए। समझ में आ रही है ना, ड्यू टू पुअर हैंडलिंग ऑफ द बॉडी। अब एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम एब्रेजन में अंतर क्या है, एक तो साइट का अंदर है। एंटीमार्टम है मेरे, मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं एंटीमार्टम। और पोस्टमार्टम का होते हैं मोस्ट प्रोबेबली बोनी प्रोमिनेंस में होते हैं। और कलर कैसा रहता है एंटीमार्टम एब्रेजन का, रेडिश, इसका रहता है येलो। रेडिश क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो रहा है, तो कलर चेंज होकर रेडिश हो गया। लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि कब हुआ है एब्रेजन, बॉडी के मरने के बाद हुआ है, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, कोई भी इसके अंदर रिएक्शन नहीं होगी, कलर वैसा का वैसा ही रहेगा, येलो। क्योंकि ब्लड तो खत्म हो जाता है ना मरने के बाद बॉडी में लगभग, कलर चेंज होगा ही नहीं, रिएक्शन होगी ही नहीं, तो ये येलो हो जाएगा और ये रेडिश कलर का होएगा, क्योंकि इसके अंदर चेंज हो रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पेशेंट जिंदा था तब उसको लगी थी, लेकिन इसके अंदर पेशेंट मर चुका उसके बाद लगी है, तो इसके अंदर कलर चेंज नहीं होगा। वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट होगी, इसके अंदर एब्सेंट होगी। वाइटल रिएक्शन का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन हो गया। समझ में आ रही है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी के अंदर। जब भी लगती है अपने कहीं भी लगती है, एब्रेजन होता है, वहां पे इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन कब होगा, जब पेशेंट जिंदा होगा, एंटीमोर्टम कंडीशन में। मरे बाद तो इन्फ्लामेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्फ्लामेशन क्या है, वाइटल रिएक्शन है, जिंदा होने पर ही होती है वाइटल रिएक्शन। साइंस ऑफ रिपेयर प्रेजेंट होंगे इसके अंदर एब्सेंट होंगे।
ये किसके साथ अकम्पेंड हो सकता है, ब्रूस के साथ प्रेजेंट हो सकता है, मतलब एब्रेजन के आसपास ब्रूस भी हो सकता है, यानी कि कंट्यूजन कंट्यूजन भी प्रेजेंट हो सकता है मे बी, और इसके अंदर नहीं होगा। समझ में आ गई, ये हो गया एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम एब्रेजन में अंतर। अब अपन पढ़ते हैं कंट्यूजन क्या होता है, ब्रूस क्या होता है। में क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द टिश्यू, टिश्यू में भी कहां पे, डर्मिस में, क्योंकि डर्मिस में ही क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, तो ब्लड कलेक्शन भी डर्मिस में होगा, एपिडर्मिस में तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं होती। अब ये कैसे होता है, ब्लड ट्रॉमा से होता है, अपन ने पढ़ा था ये, ब्लड ट्रॉमा से होता है, वो कर देता है रप्चर ऑफ वेसल्स से होता है एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड इन डर्मिस, और वो फिर कंट्यूजन की फॉर्म में आपको दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि ड्यू टू डिस्कलरेशन ऑफ दैट पार्ट। समझ में आ रही है। अब इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, इसके अंदर क्या होती है, एपिडर्मिस इंटैक्ट रहती है। एपिडर्मिस किसके अंदर अफेक्ट हो रही थी, एब्रेजन के अंदर, एब्रेजन के अंदर अफेक्ट हो रही थी, और लेसरेशन के अंदर क्या हो रहा था, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों अफेक्ट हो रही थी। इंटैक्ट एपिडर्मिस, इसमें डर्मिस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल डर्मिस में ही होता है। स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन ऑन द आउटर साइड, आउटर साइड का मतलब है कि जहां जिस पार्ट में लगी है उस पार्ट में डिस्कलरेशन दिखेगी आपको, बाहर की साइड लगी तो डर्मिस में, लेकिन बाहर की साइड से दिखेगी आपको डिस्कलरेशन ऑफ दैट पार्ट। समझ में आ रही है। इल डिफाइंड मार्जिन होंगे उसके, मतलब मार्जिन इल डिफाइंड होंगे, ऐसे डिफाइंड मार्जिन नहीं होगा। वेसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी, वेन्स, वेन्यूल्स और आर्टरीज। समझ में आ गई, ये पॉइंट है कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और ब्लड ट्रॉमा से रप्चर हुई। अब और कुछ पॉइंट देख लेते हैं अपन। अब अपन टाइप्स देख लेते हैं कंट्यूजन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक होता है इंट्राडर्मल ब्रूज, ब्रूज को कंट्यूजन भी बोलते हैं, तो पता ही अपन को कंट्यूजन का सेकंड नाम है ब्रूज। इंट्राडर्मल ब्रूज, सबक्यूटेनियस ब्रूज, मतलब इंट्राडर्मल यानी कि डर्मल के अंदर, डर्मल लेयर के अंदर, सबक्यूटेनियस यानी सबक्यूटेनियस पार्ट में। एक्टोपिक ब्रूज, ये इंपॉर्टेंट है एक्टोपिक ब्रूज। एक्टोपिक ब्रूज में क्या होता है, एक्टोपिक मतलब इंजरी कहीं और हुई है और ब्रूज कहीं और प्रेजेंट है, ब्रूज और कंट्यूजन कहीं और प्रेजेंट है और इंजरी कहीं और हुई है, ब्रूज और कंट्यूजन कहीं और प्रेजेंट है और इंजरी कहीं दूर हुई है। ब्रूज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी, मतलब जहां पे इंजरी हुई है वहां पे प्रेजेंट नहीं है, कहीं और दूसरी जगह प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम एक्टोपिक है। अब ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ऑफ ब्लड। समझ में आ रही है, ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे की तरफ पुल कर रहा है। अब इसके एग्जाम्पल होता है ब्लैक आई और रकून आई। ये आंख है और ये ऑर्बिटल एरिया है, इस आंख के चारों तरफ ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं रकून और ब्लैक आई। समझ में आ रही है, ब्लैक आई और रकून। कई बार आपने बॉक्सिंग में देखा होगा, आंख पे जब बॉक्सर जब आंख पे मारता है तो उसकी आंख कैसी हो जाती है, काली काली हो जाती है चारों तरफ से, वो क्या होता है, रकून साइन होता है। अब रकून साइन एक्टोपिक ब्रूज में कब प्रेजेंट होगा, एक तो प्रेजेंट होगा बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि बेस ऑफ स्कल के अंदर 4 बोन होती है, 3-4 बोन होती है, उनमें से किसी भी बोन का फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लैक आई और रकून आई प्रेजेंट होगी, जो कि एक एक्टोपिक ब्रूज का टाइप है। समझ में आ रही है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं एक्टोपिक ब्रूज का। एक और साइन होता है बेटल साइन। बेटल साइन का मतलब क्या है, ब्रूसिंग अवर मेस्ट्रोल प्रोसेस। मेस्ट्रोल प्रोसेस क्या होती है, कान के पीछे वाला हिस्सा, कान के जस्ट पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पे हाथ लगा के देखोगे वहां पे आपको मेस्ट्रोल प्रोसेस फील होगी, उस पे क्या वहां पे क्या होगी, ब्रूसिंग प्रेजेंट होगी, यानी कि कंट्यूजन होगा वहां पे। सेम कब दिखाई देती है, 12 से 24 घंटे बाद इंजरी के। अब ये किसमें दिखाई देती है, फ्रैक्चर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा में। एक होता है क्यूलन साइन। क्यूलन साइन किसमें दिखता है, एक्यूट एब्डोमेन, जैसे पेनक्रियाटाइटिस में दिख सकता है आपको, अपेंडिक्स में भी दिख सकता है ये। और एक होता है पैटर्न ब्रूज। पैटर्न ब्रूज का मतलब क्या होता है,
कि पैटर्न ऑफ स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ द वेपन, मतलब एक पैटर्न बन जाएगा जिसकी वजह से ब्रूस हो रहा है, जिस वेपन की वजह से पेशेंट को ब्रूस इंजरी हुई है। ब्रूस क्या एक इंजरी है, जिस वेपन की वजह से वो इंजरी हुई है उसका पैटर्न बन जाएगा उस एरिया में, उसको कहेंगे पैटर्न ब्रूस। उसका एग्जांपल है ट्रेमलाइन ब्रूस। ट्रेमलाइन ब्रूस क्या होती है, आपने किसी भी पेशेंट को लाठी से हिट किया, लाठी क्या होती है, लकड़ी होती है सीधी, उस लाठी से हिट किया और उस लाठी की शेप बन गई उस पेशेंट के बॉडी पे, उसको बोलते हैं ट्रेमलाइन ब्रूस कॉज बाय लाठी। डोनट ब्रूस, डोनट मतलब गोल गोल शेप में। अब ये कैसे बनेगी, अगर आपने किसी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट से हिट किया है। एक होता है सिक्स पेनी ब्रूस, लुक लाइक सिक्स पेनी कॉइन, ऐसे 6 कॉइन बन जाएंगे पेशेंट की गर्दन के ऊपर, 3 इस साइड और 3 इस साइड। ये पेशेंट की गर्दन है, 3 इस साइड और 3 इस साइड। ये क्या है, टिप ऑफ फिंगर के निशान है। किसके, टिप ऑफ फिंगर के निशान है पेशेंट की गर्दन के ऊपर। किसके निशान है, टिप ऑफ फिंगर के, जो कैसे दिखते हैं, 6 पेनी कॉइन के जैसे दिखते हैं। अब ये कब दिखेंगे, जब कोई पेशेंट का गला घोटे मैनुअली, मैनुअली किसी पेशेंट का कोई गला घोटे जिसको मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं, उसमें दिखेंगे ये पैटर्न ब्रूस। समझ में आ रही है। तो ये मेडिकल लीगल इंपोर्टेंस भी हो गई किसकी, ब्रूस की। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं, आर्टिफिशियल ब्रूस के बारे में पढ़ते हैं अपन। आर्टिफिशियल ब्रूज में क्या होता है, फेकिंग ब्रूज, मतलब उसको असली में ब्रूज नहीं हुआ, मतलब फेक कर रहा है, मतलब नाटक कर रहा है ब्रूज होने का। बाय अप्लाइंग, कैसे हो रहा है ये फेकिंग ब्रूज, बाय अप्लाइंग प्लांट जूस। उसने क्या किया, कोई ऐसा प्लांट जूस लगा लिया जिसकी वजह से वहां पे आर्टिफिशियल ब्रूज बन गया। समझ में आ रही है, उसने कुछ लगाया है, उसकी कोई इंजरी नहीं हुई, वो पागल बना रहा है कुछ आर्टिफिशियल प्लांट जूस लगा के, जैसे सेमाकार्पस एनाकार्डियम होता है और एक केलाट्रोपिस होता है। इन दोनों को लगाने से क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आएगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा वहां पे, और अपन को लगेगा कि वहां पे ब्रूज बन गया, लेकिन वो ब्रूज नहीं है, वो आर्टिफिशियल ब्रूज है। अब इसके अंदर एक टेस्ट करते हैं अपन, इंसिजन टेस्ट। अपन क्या करेंगे, इंसाइज करेंगे स्वोलन एरिया को और उसके ऊपर वाटर डालेंगे, पोर वाटर, सी वेदर कंट्यूजन क्लियर और नॉट। अगर क्लियर हो रहा है देन इट इज सूडो ब्रूस, तब क्या ये सूडो ब्रूस है, आर्टिफिशियल ब्रूस है। और क्या डिफरेंस हो सकता है आर्टिफिशियल ब्रूस और सूडो ब्रूस में, आर्टिफिशियल ब्रूज और सूडो ब्रूज में एक अंतर हो सकता है। आर्टिफिशियल ब्रूज हमेशा एक्सेसिबल पार्ट में मिलेगा, एक्सेसिबल पार्ट मतलब जहां पे पेशेंट का हाथ जाएगा वहां पे ही वो जूस को लगा पाएगा। ऐसा थोड़ी है पीठ के पीछे जाके लगा लेगा हर जगह, जहां पर उसका, जहां तक उसका हाथ जा पाएगा वहां तक ही उस जूस को लगा पाएगा और वो वहां पर ही प्रेजेंट होगा। और जो ट्रू ब्रूज होगा वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ट्रू ब्रूज। इसका कलर कैसा होता है आर्टिफिशियल ब्रूज का, डार्क ब्राउन, फिक्स कलर रहेगा उसका। लेकिन ट्रू ब्रूस, ट्रू ब्रूस मतलब जो ब्रूस ओरिजिनल है उसका कलर चेंज होगा टाइम के साथ, कलर फिक्स नहीं रहेगा। टिपिकल कलर चेंज होता है, अभी मैं बताऊंगा एजिंग ऑफ द ब्रूस में, उसमें बताऊंगा कि ब्रूस कैसे कलर चेंज करता है अपना टाइम के साथ। इसके अंदर कलर फिक्स रहेगा डार्क ब्राउन। इसके अंदर और क्या रहेगी, इरिटेशन रहेगी पेशेंट की। इरिटेशन क्यों रहेगी, ड्यू टू जूस ऑफ द प्लांट, जो जूस है प्लांट का उसकी वजह से इरिटेशन होगी और इचिंग होगी, रेडनेस होगी। समझ में आ रही है, ये सब चीजें प्रेजेंट होगी, इरिटेशन, इचिंग। समझ में आ गई। इसके मार्जिन क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, और उसके मार्जिन क्या होंगे, इरेगुलर। ट्रू ब्रूस के, जो ट्रू ब्रूस होगा उसके मार्जिन वेल डिफाइंड नहीं होंगे, इसके मार्जिन वेल डिफाइंड होंगे। तो ये हो गया आर्टिफिशियल ब्रूस, समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे ब्रूस के बारे में आगे कुछ और, फिर अपन खत्म कर देंगे इस लेक्चर को। फिर बाद में पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में लेसरेशन और चॉप वुंड इनके बारे में। समझ में आ गई। अब अपन पढ़ेंगे फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ ब्रूस। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपीयरेंस ऑफ ब्रूस को, मतलब ब्रूस इजीली होगा, डीप होगा या सुपरफिशियल होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, इन फैक्टर्स पे। एक तो सबसे पहला फैक्टर आता है इंपॉर्टेंट, टिश्यू टाइप। जहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा ना जिस जगह, वहां पे ब्रूस इजीली हो जाएगा। जैसे एरिया अराउंड द आईज, जैसे अपन आंख पे मारेंगे तो आंख के चारों तरफ का एरिया क्या हो जाएगा, ब्रूज हो जाएगा इजीली, क्योंकि वहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यू है। उस साइन को क्या बोलते हैं अपन, रकून साइन। समझ में आ रहा है, रकून साइन और कहीं में दिखता है, स्कल ऑफ
स्कल होता है, उसके बेस के फ्रैक्चर के अंदर भी साइन दिखता है, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर में भी दिखता है साइन, रकून साइन। और अगर आपने डायरेक्ट पंच कर दिया आंख के ऊपर, मतलब आंख के ऊपर पंच मार दिया जैसे बॉक्सिंग में, तो उसके अंदर भी आपको रकून साइन दिख सकता है। और मोर वस्कुलरिटी आल्सो इंक्रीजेस ब्रूज। अगर ज्यादा वस्कुलरिटी होगी यानी ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी किसी एरिया में, वहां पे भी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा किसका, ब्रूज का। आल्सो इंक्रीजेस ब्रूज। अब ज्यादा वस्कुलरिटी कहाँ होती है, तो फेस के आसपास के एरिया में क्या होती है, वस्कुलरिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ब्रूज क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा। और क्या होगा, बोनी प्रोमिनेंस, स्किन कलर, स्किन क्लोज टू बोन। जो स्किन ज्यादा क्लोज होगी बोन पे, वहां पे ब्रूज इजीली होगा। जैसे एग्जांपल है इसका स्केल्प, स्केल्प की जो स्किन है वो किसके पास में, बोन के पास में, तो वहां पे क्या होगा, ब्रूज इंक्रीज हो जाएगा, चांस ऑफ ब्रूज इंक्रीज हो जाएगा। जितनी ज्यादा बोन के पास होगी स्किन, वहां पे ब्रूजिंग होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। और एक थिक फाइब्रस टिश्यू, जहाँ पे थिक फाइब्रस टिश्यू है, जैसे अपने हाथ हो गए, हाथ की हथेली होती है जिसको क्या बोलते हैं, पाम। और पैर, पैर का तलवा जिसको बोलते हैं सोल, वहां पे क्या होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, तो वहां पे ब्रूज क्या होगा, इजीली नहीं होगा, तो वहां पे ब्रूज के चांस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सेक्स, फीमेल के अंदर ब्रूज ज्यादा होता है ड्यू टू डेलिकेट सबक्यूटेनियस टिश्यू। लड़कियों की बॉडी क्या होती है, ज्यादा नाजुक होती है, उनका सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या होता है, ज्यादा होता है डेलिकेट, ज्यादा डेलिकेट होता है उनका सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसलिए उनके ब्रूज होने के चांस ज्यादा होते हैं जिनके फीमेल के। अब एज पे भी डिपेंड करता है अपीयरेंस ऑफ ब्रूज। चिल्ड्रन और एल्डरली पर्सन के अंदर क्या होगी, ब्रूज ज्यादा होगा। एल्डरली में क्यों होता है, क्योंकि जो उनकी ब्लड वेसल्स होती है वो डेलिकेट हो जाती है, इजीली इंजर्ड हो जाती है और इजीली ब्रेक हो जाती है, क्योंकि कोलेजन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एल्डरली पर्सन के अंदर, तो उनकी ब्लड वेसल डेलिकेट हो जाती है, तो ये ब्रूज कर जाएगी इजीली। ये हो गया स्किन कॉम्प्लेक्शन, जो जितना ज्यादा गोरा होगा, फेयर स्किन, ब्रूज बेटर अप्रिशिएटेड। मतलब जितना ज्यादा गोरा होगा उसके अंदर जो ब्रूज दिखेगा ना वो इजीली दिखेगा। गोरे आदमी के अंदर जो ब्रूज है वो इजीली अप्रिशिएट होगा, मतलब आप इजीली उसको देख पाओगे एज ए डार्क पर्सन के मुकाबले। समझ में आ रही है। एक होता है एजिंग ऑफ कंफ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एजिंग का मतलब है कि जो घाव है, कंफ्यूजन एक घाव है जो भरता है टाइम के साथ, एज होता है धीरे धीरे हील होता है टाइम के साथ, तो वो क्या है, एजिंग ऑफ कंफ्यूजन हो गई। हीलिंग ऑफ कंफ्यूजन को क्या बोल सकते हैं अपन, एजिंग ऑफ कंफ्यूजन। तो ब्रूस चेंजेस कलर विद टाइम, ब्रूस क्या करेगा, चेंज करेगा कलर टाइम के साथ। क्यों कर रहा है, क्योंकि ब्रूस के अंदर क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ ब्लड हो रहा है ना, तो जो वो ब्लड है वो धीरे धीरे चेंज होगा टाइम के साथ कलर, तो उसका ब्रूस का भी कलर चेंज होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीमोग्लोबिन रहता है रेड, ये होता है शुरुआत के अंदर एट फर्स्ट। फिर डीऑक्सीमोग्लोबिन बनता है, ये कब बनता है, ब्लू, ये कब बनता है, फ्यू आवर्स टू 3 डेज के अंदर। ये कौन से कलर का होगा, डीऑक्सीमोग्लोबिन ब्लू कलर का। एक होगा हीमोसिड्रिन, फिर बाद में ये वॉयलेट ब्राउन कलर का होता है, ये बनता है 4th डे पे। एक बिलीवर्डिन बनता है, आपने पढ़ा होगा ये जॉन्डिस के अंदर, वैसा ही है ये बिलीवर्डिन, ये ग्रीन कलर का होता है। फिर होता है बिलुरुबिन, ये येलो कलर का होता है। ये 5 से 6 दिन पे, ये 7 से 12 दिन पे। नॉर्मल कलर अपीयर्स आफ्टर 2 वीक, मतलब ब्रूस कब हील हो जाएगा, पूरा 2 वीक के बाद वो पूरा हील हो जाएगा, तो वहां पे नॉर्मल कलर अपीयर हो जाएगा। समझ में आ रही है। जितनी ज्यादा मस्कुलरिटी इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा हीलिंग इंक्रीज होगी। इसका क्या मतलब है, जितनी ज्यादा मस्कुलरिटी होगी वहां पे ज्यादा डब्ल्यूबीसी, ज्यादा आरबीसी आएंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होगी, इम्यूनिटी इंक्रीज कर देगी उस एरिया की, तो हीलिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है। तो ये एजिंग ऑफ कंफ्यूजन आना चाहिए आपको, कौन से दिन पे कौन सा कलर दिखेगा। इससे क्या सिग्निफिकेंस है, अपन घाव के कलर को देख के बता पाएंगे, अपन ब्रूज या कंफ्यूजन के कलर को देख के बता पाएंगे कि ये घाव इतने दिन पुराना है। इसकी मेडिको लीगल इंपोर्टेंस हो गई किसकी, कंफ्यूजन की। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं अपन। अब जो ब्रूज का कलर चेंज हो रहा है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, मतलब बाहर से अंदर की साइड कलर चेंज होता है। पहले पेरिफेरी का कलर चेंज होगा, फिर सेंटर का कलर चेंज होगा। कलर चेंजेस डज नॉट सीन इन, हर जगह कलर चेंज सीन होता है, मतलब एजिंग होती है कंफ्यूजन के टाइम के साथ। जैसे जैसे वो हील हो रहा है उसकी एजिंग होती जाएगी और वो कलर चेंज करता जाएगा। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, कलर चेंज दिखाई नहीं देता या कलर चेंज अपीयर नहीं होता। वो होता है सब कंजक्टाइवल हेमोरेज,
मेनिंजियल हीमोरेज और सब ग्लियर हीमोटेमा। सब ग्लियर हीमोटेमा, मेनिंजियल हीमोरेज, सब कंजक्टाइवल हीमोरेज। यहाँ पर क्या नहीं दिखेगा, कलर चेंज नहीं दिखेगा। अब एक मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस होती है, अगर आपको मल्टीपल ब्रूज दिख रहे हो डिफरेंट कलर्स ऑन बॉडी, मतलब आपको डिफरेंट कलर के अलग अलग जगह पे ब्रूज दिख रहे हैं। जैसे मान लो आपको स्कैल्प में एक ब्रूज दिख रहा है जिसका कलर है कैसा, ब्लू। फिर आपको एक पैर में ब्रूज दिख रहा है जिसका कलर है रेड। फिर आपको दिख रहा है एक ब्रूज दिख रहा है जिसका कलर है ग्रीन थोरेक्स के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि उसको मल्टीपल टाइम मल्टीपल इंजरीज हुई है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह इंजरी हुई है। तो ये किसका साइन हो सकता है, या तो उसको कोई बार बार मार रहा है ना, बार बार मार रहा है तो चाइल्ड अब्यूज का साइन हो सकता है। ये इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, अगर अलग अलग जगह अलग अलग कलर के ब्रूज दिखे तो। और पेशेंट सब्जेक्टेड टू रिपीटेड ट्रॉमा, या फिर क्या हो सकता है, मान लो जगह जगह गिर रहा है बार बार, ये भी हो सकता है मल्टीपल ट्रॉमा। जैसे वो कोई स्पोर्ट्समैन होगा उसकी वजह से हो सकता है, या वो कोई चाइल्ड अब्यूज कर रहा है, उसको बार बार कोई मार रहा है। चाइल्ड अब्यूज अपन छोटे बच्चे में देख सकते हैं। समझ में आ रही है। कौन से रीजन में मोस्ट कॉमनली मिलेगा, नेक वाले रीजन में, क्योंकि वहां पे 6 पेनी ब्रूज दिखते हैं चाइल्ड अब्यूज के अंदर। जो पेशेंट जो जहाँ जैसे मान लो किसी की मदर किसी को चाइल्ड अब्यूज कर रही है, तो वो क्या करेगी, उसका गला घोट के उसको शेक करेगी बहुत जोर से गुस्से के अंदर, तो उसके क्या हो जाएंगे, फिंगर्स के निशान बन जाएंगे उसके गले के ऊपर। उसको बोलते हैं अपन 6 पेनी ब्रूज, क्योंकि उसकी गर्दन को पकड़ के वो जोर से हिला रही है, उसको बार बार मार रही है और जोर जोर से झटके दे रही है उसकी गर्दन को पकड़ के। तो वहां पे आपको मल्टीपल ब्रूज दिखेंगे जिसको बोलते हैं अपन 6 पेनी ब्रूज। ये साइन ऑफ चाइल्ड अब्यूज हो सकता है। ये और पढ़ाऊंगा बाद में मैं। समझ में आ गई। तो ये हो गया एब्रेजन और कंट्यूजन के बारे में। और अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लेसरेशन के बारे में, चोप वुंड के बारे में, इनके बारे में। समझ में आ गई।